देखें, आज भी जो सामाजिक दृष्टिकोण है अगर उसको देखें तो जो पिता का संपत्ति है, पिता का जो प्रॉपर्टी है ना, तो अगर मान लेते हैं पिता की मृत्यु हो जाती है या पिता जीवित ही है और पिता का मान लेते हैं एक बेटा है, दूसरा बेटी है, तो अगर बेटी संपत्ति का दावा कर दी तो बहुत उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि उसको क्या नहीं कहा जाएगा। जो ये दृष्टिकोण जो है ये समाज में खास करके कुछ जो ग्रामीण इलाके हैं, एक तरह से जो इलाका को देखा जाए, मतलब वहां पर ऐसा ज्यादा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये संपत्ति का जो एक दावेदारी है वो शहरी इलाका में नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन वहां पर लोग समझते हैं और एक तरह से वहां लोग एक दूसरे से मतलब भी कम रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य कारण है। लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें अगर देखा जाए ना तो बेटी अगर पिता की संपत्ति में दावा कर दी ना तो उसको लगता है कि कैसा है, भाई को दे देती, उससे अच्छा, ये बहुत तरह के जो बात सवाल उठते हैं। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और फिर भी बेटी के पास कुछ नहीं है। और बहुत जगह ऐसा भी देखा जाता है कि पिता अपने जो उनका जो एक तरह से कैपेसिटी है, उनका जो क्षमता है, उससे अधिक उन्होंने प्रयास किया और अपनी बेटी है उनका विवाह एक बड़े घर में कर दिया। तो ये डिपेंड करता है हर परिवार, हर लोगों की जो सोच है उसके अनुसार। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पिता का डेथ के बाद माँ और बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी है तो क्या बेटी की हिस्सेदारी हो सकती है। बेटी की शादी हो चुकी है और 2005 के पहले है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया 2005 के पहले, है ना, हो या बाद, ठीक है, ये बाद, यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट अब कर दिया है। तो इसीलिए पिता की जो है एक तरह से मृत्यु के बाद जो संपत्ति का दावेदारी होगा, कानूनी तौर से जो एक तरह से संपत्ति का वितरण होगा वो होगा एक तरह से बेटी हो गया, दूसरी एक तरह से जो बेटा है और साथ में वो माँ है, जो कहने या कह सकते हैं जब हम बेटी की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेटी है तो उनकी यहाँ पर जो पत्नी है ये कह सकते हैं। तो यानी उन जो व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनका बेटी का भी दावेदारी होगा एक तरह से संपत्ति के वितरण में, और बेटा का भी होगा और साथ में पत्नी का भी होगा। यानी पत्नी भी उस परिवार की जो है, यहाँ पर कहने का मतलब जो पिता का शेयर होगा, पिता का हक होगा, उसको आप ले नहीं सकते हैं ना। जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें वो भी हकदार है, बेटी भी हकदार है। तो कानूनी तौर पर अब डिपेंड करता है कि मान लेते हैं कि जो माँ है वो अब गार्जियन के रूप में, बहुत तरह के कंडीशन होते हैं। देखें, कंडीशनल चीजें तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन अगर दावेदारी की बात करेंगे ना तो दावेदारी सबका होगा, सबका यहाँ पर शेयर होगा, ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, यानी दावा सब कर सकते हैं। बेटी अगर चाहे ना तो संपत्ति ले सकती है। अब बड़े भाई के संपत्ति में अधिकार, देखें इधर ही आप जाएंगे, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें जजमेंट स्टोरी का एक प्लेलिस्ट है, हम आपको वहां पे दिखाएंगे कि वहां पर एक जो फैसला आया है, कोर्ट का फैसला, आप जाके देखेंगे स्टोरी में तो आपको समझ में आएगा। वहां पर बड़ा भाई का ही विवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, बड़े भाई की संपत्ति में छोटा का अधिकार होता है, लेकिन बहुत सारे उसके लिए कंडीशन होते हैं। और लेकिन जो हम फैसला बताएं उसमें बड़ा भाई का संपत्ति में छोटा को अधिकार ही नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या कंडीशन था वो जाके देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि अगर बड़ा भाई ज्वाइंट फैमिली में जो है रहकर खुद की कमाई से प्रॉपर्टी बनाता है, बड़ा भाई है, अब मान लेते हैं ज्वाइंट फैमिली में, लेकिन अब वो बड़ा भाई जो है अगर बात करें एक तरह से उसको जॉब लग गया है ना, बड़ा भाई को एक तरह से जॉब लग गया, अब वो करता है नौकरी, ठीक है, नौकरी करता है, पैसा मिलता है, पैसा जमा करता है, प्रॉपर्टी खरीदता है। तो देखें, कोई भी अपनी इनकम को प्रूफ करने में अगर सक्षम है ना, मैंने क्या कहा कि अभी आपके पास जो पैसा है अगर वो आप ये प्रूफ करने में सक्षम है कि ये मेरी कमाई का पैसा है, तो देन वो प्रॉपर्टी आपके लिए सेल्फ एक्वायर ही कहलाएगी, उस पर किसी का कोई दावा नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है घर के मालिक हैं, पैतृक प्रॉपर्टी का जो भी इनकम आता है उसको बचाकर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपने पत्नी के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो कल को अगर जानेगा छोटा भाई दावा कर सकता है और आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा ना, आपका जितना कमाई है, कितना कमा लिए हैं, जो भी कमाए हैं वो तो कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आप कितना कमाए हैं। कोर्ट में पूछा जाएगा कितना कमाए हैं जो ये प्रॉपर्टी खरीद लिए, है ना, आपका वो प्रूफ दीजिए कि आपके खाते में पैसा जो है
कहाँ से आया, कौन सा सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम तो देना होगा, आप कितने में वो प्रॉपर्टी खरीदे। तो इसलिए तमाम चीजें जो है आपको स्पष्ट करके रखनी होगी। तो अपनी कमाई से अगर आप खरीदे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई भी जो है दावा नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी से अगर जो है ज्वाइंट जो फैमिली है उससे कमाई करके जो है पैसा बचा रहा है, ये इधर उधर कर रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो छोटा अपना अधिकार का दावा पेश कर सकता है और अधिकार कानूनी तौर पर ले सकता है। इस बात को याद रखें। देखिए, फर्जी जो जमाबंदी का खेल है ना, वो बहुत लंबे समय से चलता आया है, लेकिन हाल का जो फैसला है जिसको आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि फर्जी अगर कोई जमाबंदी सिर्फ है उसके पास और कोई कागजात नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है, तो कल को अगर उसके ऊपर केस होता है तो सिर्फ जमाबंदी के आधार पर वो संपत्ति का मालिक नहीं कहलाएगा, संपत्ति का जो है मालिक यहां पर नहीं कहलाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है ना। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा साफ साफ कहना है कि जमाबंदी जो है सिर्फ उसके आधार पर आप ये कहेंगे कि हम जो है मालिक हो गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सवाल यहाँ पर है कि सर मेरे दादाजी के नाम से जो है फसली वर्ष 1460 का रिटर्न है, या है ना बहुत पहले का आपने लिख दिया है शायद, जो भी हो, है ना, इसमें ये कुछ ज़्यादा पीछे का समय हो गया, और मेरे परदादा के नाम से खतियान है। तो लेकिन विपक्षी 1970 में कोर्ट बंटवारा किया और उसमें फर्जी जमाबंदी देकर दाखिल खारिज करा लिया, जबकि उसके पूर्वज के नाम से रजिस्टर्ड किसी तरह का नाम नहीं है। मेरा कोई उसमें जमीन बेचा भी नहीं है, जमीन विपक्षी का कब्जा है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? अभी आपको जो है सिविल कोर्ट जाना चाहिए, अपना पुराना दस्तावेज को साबित करना चाहिए, जो वर्तमान में आपके जमीन पर है उसको नोटिस भेजना चाहिए, ठीक है। उसको नोटिस का वो खुद जवाब देगा, आखिर उसके पास उस जमाबंदी के अलावा और कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिससे वो प्रूफ कर सकते हैं कि वो जमीन उसकी है। जमाबंदी करा लेना जो है संपत्ति का मालिकाना हक पूर्ण नहीं होता है। आपके पास सेल डीड है, फिर भी आपके पास जो है मतलब रजिस्ट्री का अगर कागजात है, फिर भी आपके पास 100% जो है प्रॉपर्टी का राइट नहीं है। हाँ, उसको इस सेल डीड को, ये जो डीड आप देख रहे हैं ना, ये डीड को साबित करने के लिए, है ना, इस डीड से एक और प्रक्रिया होता है, वो होता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन के बाद जो आपको जमाबंदी नंबर जो भी है वगैरह मिलता है। तो ये प्रोसेस होता है कि आप क्या करते हैं, म्यूटेशन जो है अपना प्रॉपर्टी का कराते हैं, ताकि रेवेन्यू एक तरह से जो भी प्रॉपर्टी है उसका एक जो टैक्स होता है ना, वो आप पे कर सकें। रेवेन्यू ऑफिसर जो होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, और फिर आप जो है आपका म्यूटेशन अगर ये डॉक्यूमेंट साबित हो जाता है तो फिर तब उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन सिर्फ जो आपने क्या किया कि आपके पास ना कोई डीड है, ना कोई प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, आपने सिर्फ जो है एक म्यूटेशन कायम करवा लिया, आपके नाम जमाबंदी है, आप सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी का पूरा टाइटल नहीं है। ये कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला, अब जाकर जो है हमारे वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट भी है, ठीक है। अब यहां पर कह रहे दो बाबा की हिस्सेदारी और मुकदमा। देखें, दो बाबा कहने का मतलब है एक बाबा होगा, ठीक है, बाबा, दूसरा बाबा का भाई। हम आपको बता दें, बहुत लोग बाबा जो है ना नहीं समझते होंगे, है ना, बाबा के ये भाई हैं जो आपके एक तरह से दादा हैं, और बहुत लोग उनको बाबा भी बोलते हैं, ठीक है, बाबा हैं और बाबा के भाई हैं। बहुत जगह क्षेत्र में जो है ना, जो दादा हैं परदादा हैं, है ना, दादा परदादा दादा, तो यहाँ दादा को बाबा बोला जाता है, अब परदादा को जो है ना यहाँ पर बाबा बोला जाता है, पर बाबा। तो ये अपना अपना टोन है, अपना अपना कहने का है। लेकिन यहाँ पर समस्या जो है वो क्या है कि सर मेरा बाबा दो भाई थे, 60 वर्ष पहले बड़े बाबा ने के नाम से जमीन जो 29 भी हुआ उसमें बड़े बाबा का नाम दर्ज हुआ, हमारे बाबा का नाम दर्ज नहीं हुआ। आगे जाकर दोनों बाबा आपस में बंटवारा कर लिया, उसके बाद हम लोग पक्का का घर बनाकर रह रहे हैं। 2022 में बड़े बाबा का बेटा हम लोग पर मुकदमा कर दिया है, मुकदमा कर दिया है ना,
तो सबसे बड़ा चीज है कि जो आपने जो जमीन का बंटवारा कर लिया है, तो क्या आपने नाम ट्रांसफर कराया नहीं कराया वो चले, लेकिन जमीन अगर आपके कब्जे में है, अब आपको क्या करना है कि वो मुकदमा वो क्या किस प्रकार से किया है, और आपको भी एक मुकदमा दायर करना। देखें, हर आदमी का जो मुकदमा होता है वो उनके अपने अनुकूल होता है। आपको क्या मुकदमा करना है कि मेरे बाबा जो है 2 भाई थे, 60 वर्ष पहले जो है जमीन का जो मतलब जो भी हुआ बंटवारा हुआ है ना, बड़े बाबा का नाम मान लेते हैं खतियान में दर्ज हो गया, या जो भी है बड़े बाबा का जो जिसमें बड़े बाबा का नाम दर्ज है वो डॉक्यूमेंट लेकर आना है। गार्जियन थे, बड़े भाई थे और उन्होंने बंटवारा किया, ये बात कोर्ट में साबित करनी होगी। यानी आपको भी अपना वो जो है एक तरह से जो दावा है वो कोर्ट में पेश करना होगा। इसलिए का मामला जो है वो एक तरह से जब कोर्ट में चला गया है तो आप भी एक वकील से संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए कि मेरी हिस्सेदारी साबित हो। ठीक है, मेरी जो हिस्सेदारी है वो साबित हो, कैसे हो, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या लाकर देना होगा, वो सभी आप पर डिपेंड करता है। आपको बताया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आप ला कर देंगे और उसके बाद आपका जो हिस्सेदारी है वो साबित होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।